जय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। इतिहास में हम पहुँच चुके हैं मौर्य वंश तक। हमने पहले कहाँ तक सिकंदर तक खत्म कर दिया था। अब हम जानेंगे मौर्य मौर्य के बारे में। अब हम मौर्य के बारे में क्या क्या जानेंगे, मौर्य का कैसे क्या हुआ, मौर्य कैसे भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना, उसने क्या क्या काम किए और क्या क्या उसके उपलब्धि रही है। फिर मौर्य के बाद उसके बच्चों के बारे में, जैसे बिंबिसार, बिंबिसार का लड़का अशोक, ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में जानते शुरू करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ज़्यादा चीज़ें अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि तो आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि आप देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य। अब हम देख रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी। जैसे मैंने बताया था कि मौर्य एक कबीले का बच्चा था। तो जब जब चाणक्य जो थे वो मौर्य को लेके आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इसको चक्रवर्ती सम्राट बनाऊंगा, क्योंकि घनानंद के पास वो गए थे। तो घनानंद एक बड़ा ही क्रूर शासक था। तो जब घनानंद जब इसने इन्होंने चाणक्य जी ने इसको बहुत शिक्षा दी, मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत शिक्षा दी, बहुत चीज़ें इसको सिखाई, युद्ध नीति सिखाई, सारी चीज़ें सिखाई। जब ये सब चीज़ सीखने के बाद जब सिकंदर का युद्ध हुआ, उस समय इसने सिकंदर को तो चलो भगा दिया, फिर उसके बाद इसका युद्ध हुआ घनानंद से। घनानंद को युद्ध में हराने के बाद इसने वहाँ पे अपनी स्थापना कर ली, अपने राज्य की स्थापना करी और राज्य वहाँ पे बनाया। फिर उसने स्थापना करी मौर्य वंश की। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना करी। तो अब सुनते हैं मौर्य वंश के बारे में। घनानंद के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, कि उसके बाद ज़्यादा प्रश्न पूछ नहीं जाते। उसके बारे में जो जानने की जरूरत है वो सारे आपको बता दिए हैं, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब जानते हैं इनके बारे में। तो मौर्य समाज साम्राज्य है, उसका शासनकाल कब से कब तक रहा, टोटल टाइम पीरियड कितने कितने वर्षों तक उसने शासन किया है। तो मौर्य शासन का कितना, 23 में तो वो सिकंदर चला गया था। 23 के एक वर्ष बाद, मतलब जो बोलते ना कि 323 में तो सिकंदर चला गया, उसके एक वर्ष बाद 322 में इसका शासनकाल शुरू हुआ है। तो 322 में 322 से 185, लगभग 137 वर्ष, लगभग 137 वर्ष मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य चलेगा। जैसे अभी ये चंद्रगुप्त आएगा, उसके बाद बिंबिसार आएगा, उसके बाद अशोक आएगा, फिर उसके बेटे, ऐसे 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 एक प्रोसेस चलेगा। तो इसका लगभग 137 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है भारत पे। तो अब जानते हैं इसके संस्थापक कौन हुए। तो मौर्य वंश के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ है। ओके, इसकी राजधानी कौन सी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी बनाई थी, राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। ओके, इनके प्रधानमंत्री, इनके जो जिन्होंने इसको गोद लिया, मतलब इसको जो शिक्षा शिक्षा दी थी, तो वो ही इनके प्रधानमंत्री बने। वो कौन थे, वो थे चाणक्य। चाणक्य इनके प्रधानमंत्री रहे। तो चाणक्य, आचार्य चाणक्य कहेंगे इन्हें, आचार्य चाणक्य इनके प्रधानमंत्री रहे। आचार्य चाणक्य और क्या नाम है, आचार्य चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य क्यों, इनकी बुद्धि बहुत विकास करते थे, बहुत अच्छी सी बुद्धि थी और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक सटीक तरीके से करते थे। बुद्धि का विकास बहुत अच्छे से हो रखा था इनके अंदर, तो इन्हें कौटिल्य भी कहा गया। एक और इनका नाम है तो भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैकियावेली ने इसलिए कहा जाता है कि एक विदेशी लेखक हुए और उनका नाम भी मैकियावेली था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने लिखी थी राज्य और स्टेट के बारे में, मतलब राज्य के बारे में पुस्तक। उनकी नाम, पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स था, पॉलिटिक्स था। उन्होंने लिखी थी पॉलिटिक्स, उसका नाम भी मैकियावेली था, है ना। और इस और जो चाणक्य जी थे, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है। उनका उनका नाम भी, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, उनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र आप लोग ये मत समझिए कि इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में भरा होगा, इसमें पैसे वैसे का लेन देन होगा और व्यापार वगैरह, ये चीज़ें नहीं इसके अंदर। इसके अंदर राजनीति के बारे में, युद्ध नीति है इसके अंदर, कि कैसे क्या किया जाए, किस राज्य को कैसे, ऐसे ऐसे चीज़ें। तो इसमें युद्ध नीति के बारे में, ये राजनीति की पुस्तक है। इसका नाम भले ही अर्थशास्त्र है, पर इसमें अर्थशास्त्र का कुछ भी नहीं है, रद्दी भरा अर्थशास्त्र नहीं है इसके अंदर, इसमें सिर्फ राजनीति है। तो ये राजनीति की पुस्तक, राजनीति की पुस्तक। ओके, इसका अब बात आते हैं चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा है, चंद्रगुप्त का शासनकाल रहा है 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक। 322 से लेकर 298 बीसी तक इसका शासनकाल रहा है। करीब करीब 24-25 साल का शासनकाल रहा है इसका। इसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य जी की जो पत्नी थी, वो कौन थी, वो थी दुर्धरा। दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी।
अब ये बात होगी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। थोड़ा और जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्या क्या चीज़ें हुई और हुई है इनके बारे में। तो चलिए आप शुरू करते हैं। और ये अब जानते हैं और इसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम था भारत का मुक्तिदाता। भारत का मुक्तिदाता कैसे? कि भारत को इसने, पहले भारत ना अलग अलग हिस्सों में टूटा पड़ा था, इधर अलग इधर अलग, तो इसने भारत को एकजुट किया, भारत को एक एक हिस्सा बनाया। कि ये जो एक हिस्सा बनाने का किसका ये मकसद था? मकसद था वो क्या बोलते हैं, चाणक्य जी का। और चाणक्य जी का मकसद, इन्होंने मौर्य के द्वारा अपना मकसद पूरा किया। इनका मकसद था कि भारत को एकजुट बनाया जाए, एक एक भारत बनाया जाए। ओके, तो ये एक भारत करने का इनका मकसद है, इसलिए इसको बोला गया है भारत का मुक्तिदाता। भारत का मुक्तिदाता मतलब भारत को एक बना दिया, सभी से मुक्त कर दिया उसने। इसको और क्या नाम कहा जाता है? एंड्रोकोर्ट्स। एंड्रोकोर्ट किसने कहा इसको? एंड्रोकोर्ट एपियंस एंड ब्लूटार्क। एडियन एपियंस एंड ब्लूटार्क ने इसको क्या कहा है? एंड्रोकोर्ट्स। एंड्रोकोर्ट्स कहा है। ओके, और सेंड्रोकोर्ट्स किसने कहा है? इसका अन्य नाम और क्या है? सेंड्रोकोर्ट्स। सेंड्रोकोर्ट्स किसने कहा है? सेंड्रोकोर्ट्स कहा है जस्टिन ने। सेंड्रोकोर्ट्स कहा है जस्टिन ने। जस्टिन ने इसको क्या कहा है? सेंड्रोकोर्ट्स कहा है। इसको चंद्रगुप्त मौर्य को। अब चंद्रगुप्त मौर्य जब आगे बढ़ा तो इसके एक युद्ध हुआ 305 बीसी में। 305 बीसी में जो युद्ध इसका किसके साथ हुआ? युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर भैया कौन? सेल्यूकस निकेटर वो जो सिकंदर का आ, जल वो थल सेनापति था। ये कौन था? सॉरी, ये कौन था? ये था सिकंदर का जल सेनापति, सॉरी थल सेनापति, सेल्यूकस निकेटर। इसने इसको कौन सा, ये सीरिया वाला जो हिस्सा था ना वो देके गया था। अब आप कहोगे सीरिया वाला हिस्सा, वहां पे क्यों लड़ाई करी? लड़ाई करी उसने नहीं करी, मतलब युद्ध करने का कारण क्या था? युद्ध करने के लिए ये भड़क रहा था, इसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। इसके मन में जीता कि चलो यार अब क्या बात हुई, अब तो जीते हैं भारत को, भारत पे युद्ध करते हैं। तो ये आया भारत पे युद्ध करने। तो जब ये भारत पे युद्ध करने आया तो इस समय चक्रवर्ती सम्राट अशोक था, वो सॉरी अशोक बोल गया, मौर्य था। तो मौर्य था और इसके सामने मौर्य और ये कहा। तो जब ये आया तो ये युद्ध में हार गया। मौर्य ने कहा अच्छा बेटा मुझसे युद्ध लड़ेगा तू, आजा बताता हूँ तुझे। तो जब ये आया तो ये युद्ध हार गया चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य जब इसने हारा तो इसने कहा यार अब तो हार तो गया ही हूँ, चलो आप एक काम करो, आप मुझसे संबंध बना लो। संबंध कैसा? कि आप मेरी बेटी जो है उससे विवाह कर लो। इसने हार तो मान ली, हार मान ली तो इसने कहा चलो अब बेइज्जती तो हो ही गई है, और अब ज़्यादा ना करके एक काम और कर देते हैं, अपनी लड़की से शादी करके संबंधी बना लेते हैं। कम से कम जो गया है वो तो हाथ में मिल जाएगा, वो तो उस पर तो मैं शासन कर सकता हूँ। तो इसने क्या किया कि अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेतर, चलो अब जानते हैं 305 बीसी में सेल्यूकस निकेतर से युद्ध। वापस आओ इधर, इधर देखो, इधर देखो क्या है। इस युद्ध को हारने के बाद जब सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध को हार गया, निकेटर ने अपनी बेटी कॉर्नेलिया, क्या नाम था? कर्नेलिया या हेलेना, कर्नेलिया कहेंगे या हेलेना कहेंगे? कर्नेलिया हेलेना, कर्नेलिया या हेलेना की शादी सीएम, सीएम का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। सीएम का मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य, सीएम का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। ये तो वही खुश चंद्रगुप्त मौर्य, क्या गोरी गोरी लड़की, गोरी गोरी शादी होगी, अब तो मजा आ जाएगा, ओहो। तो ये खुश हो रहा था। ये गया चाणक्य जी के पास, चाणक्य जी से पूछा कि मुझे ऐसा ऐसा उसने निकेटस ने बोला कि मेरी जो, उससे मैं युद्ध जीत गया हूँ, तो उसने बोला कि मेरी जो लड़की उससे शादी कर लो आप, तो शादी कर लो। तो इन्होंने कहा ये तो कुछ था, बोला गोरी है शादी करवा दो क्या दिक्कत है? इसने बोला कर लो पर एक शर्त है मेरी। जो चाणक्य थे तो उन्होंने कहा कर लो पर एक शर्त है, शर्त ये है कि तुम्हारे और हेलिना से जो बच्चा पैदा होगा, जिसका जन्म होगा, वो भारत का सम्राट नहीं बनेगा। मतलब इसके बाद ये यहाँ पर मतलब शासक नहीं करेगा, शासन ये यहाँ का शासक नहीं बनेगा। शासक वही बनेगा जो भारतीय होगा, जिससे तुम्हारी बीवी जो दूसरी वाली है दुर्धरा, दुर्धरा का पुत्र ही भारत का शासक बनेगा, ये शासक नहीं बनेगा। उसने कहा ओके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इनकी बात बनी तो हो गई, इनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर ये हेलेना, हेलेना चंद्रगुप्त मौर्य की बीवी बन गई। जब बीवी बन गई तो इनके विवाह संबंध हो गया। विवाह संबंध हो गया तब ये कौन, ये निकेटस चंद्रगुप्त मौर्य का कौन ससुरा बन गया। ससुरा मतलब ससुर बन गया। अब ये ससुरा बन गया तो फिर और भी बल्ले बल्ले, इसकी तो बल्ले बल्ले।
और इसको तो पता था कि मैं हार चुका हूँ, अब इससे बढ़िया मेरा कोई रास्ता ही नहीं है, इससे बढ़िया मैं उसके साथ विवाह संबंध बना लूँ। तो वो कर दिया इसने, शादी हो गई, शादी चंद्रगुप्त मौर्य से शादी होगी। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेकंड पत्नी हुई, पहली दुर्धरा, दूसरी है दुर्धरा से एक पुत्र होगा, उसका नाम होगा बिंबिसार। बिंबिसार बनेगा शासक, और उसका बेटा वो शासक नहीं बनेगा, उसका नाम मैं बताऊंगा अभी आगे जाके। और जब ये निकेटस ने शादी करी तो निकेटस ने दहेज भी दिया। तो इससे हमें पता चलता है यहाँ पे कि यहाँ पे दहेज प्रथा की शुरुआत यहाँ से हुई थी। इससे हमें पता चलता है कि दहेज प्रथा की शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो इसने दहेज में 4 प्रांत दिए। 4 प्रांत कौन से? काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, जो ऊपर के जो सीरिया साइड के इलाके थे उनको दिया। जैसे ये कहेंगे ना हम, एक मिनट, ये वाला जो हिस्सा था ना, ये वाला काबुल का अंदर मकरान, ये वाला हिस्सा इसने दे दिया। चार चार प्रांत दिए इस जगह के। तो 4 प्रांत किसको दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा चलो तूने इतना दिया तो मैं भी कुछ दे दूं तुझे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिससे जीता था, जो भी चीज जीती, तो उसमें से इसने 500 हाथी इसको दे दिए। इसको आप 500 हाथी वापस कर दिए, ले भाई तू ले जा 500 हाथी ले जा। तो इसने 500 हाथी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको वापस दिए? निकेटर को। निकेटर किसने 500 हाथी वापस कर दिए कि भाई ले ले तू ले जा, अब तू 500 हाथी ले जा, तूने अपनी पुत्री मुझे दे दी, तू हार भी मान के चले तू ले जा, अब तू ले जाइए। तो इसने ये दे दिया, ओके। और अब इसने निकेटस ने और क्या दिया? निकेटस ने एक साथ ही एक दूध भेजा, बाद में एक दूध भेजा, उसका नाम क्या था? मैगनीज। मैगनीज को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने बहुत चीज़ों में पढ़ा होगा, आपने 12वीं क्लास में ही पढ़ा होगा मैगनीज को, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा, बार बार आपके दिमाग में आता रहता है मैगनीज। तो मैगनीज को इसने भेजा, तो मैगनीज के दरबार में, सीएम के दरबार में भेजा। जब इसको भेजा तो ये आया, यहाँ पे इसके किस लिए भेजा था? इसके सेवा करने के लिए। तो जब ये आया तो इसने क्या, इसकी एक बुक थी, मैगजीन ने एक बुक लिखी। वो बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था इंडिका। इंडिका बुक का नाम था। बुक इंडिका थी। इंडिका बुक में था क्या? इंडिका बुक तो थी, उसके अंदर क्या था? इंडिका बुक में पाटलिपुत्र का प्रशासन, जो पाटलिपुत्र राज था या जो राजधानी थी, उसका सारा प्रशासन, पाटलिपुत्र में कैसे प्रशासन है, कैसे शासक है, क्या क्या चीजें होती है, सारा कुछ इस पुस्तक में आपको मिल सकता है। तो ये सारी कुछ इस पुस्तक में इसने लिखा है। अब चलिए, ये सारी चीज़ हो गई मौर्य के बारे में, इसका अन्य नाम, इसके युद्ध वगैरह, ये सारी चीज़ होगी। अब इसके बारे में थोड़ा और चीज़ें जानते हैं, क्या-क्या चीज़ें और हैं, तो चलिए अब जानते हैं थोड़ी और इसके बारे में, फिर हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम लोग करेंगे इसके बेटे के आइए दोस्तों, अब और जानते हैं इसके बारे में, मौर्य के बारे में, और फिर उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे बिंबिसार। तो अब मौर्य के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, जूनागढ़ अभिलेख, जो जूनागढ़ अभिलेख था वो किसने जारी करवाया था? एक जूनागढ़ अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, आप लोग इसको याद रखिए कि जूनागढ़ अभिलेख किसने करवाया था। तो किसके बारे में था? जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। हमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी करवाया? जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने जारी करवाया था। रुद्रदामन जो था उसने जूनागढ़ अभिलेख जारी करवाया था। किस भाषा में जारी था? ये संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख था, जो संस्कृत भाषा में जारी पहला अभिलेख ये था। ओके, पहला अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी। एक एक जानकारी और मिलती है हमें कि सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील का बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? वो मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। और इसका निर्माण किसने करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्य गुप्त ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया, जो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, तो उसने करवाया था किसका झील का निर्माण? सुदर्शन झील का निर्माण। ये इंपॉर्टेंट लगा लो आप, ये इंपॉर्टेंट लगा लो कि ये पेपर में आता ही आता है, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? पुष्यगुप्त ने। ओके, ये कहाँ पे, कौन से हिस्से में था ये? गुजरात या सौराष्ट्र? गुजरात कहेंगे या सौराष्ट्र का? उस समय सौराष्ट्र का, वर्तमान गुजरात। ओके। तो जैन धर्म, ये जैन धर्म का अनुयायी था, ये जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। तो इसके समय क्या है, एक बात हुई, इसके समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो इसने अपने जितने भी इसके राज्य में बड़े बड़े लोग थे, जो विद्वान थे, जो भी थे, सबको बुलाया इसने कि भाई बताओ ये क्या चीज़ है, ये क्यों अकाल पड़ा है? तो किसी ने बताया कि आपके पुराने जो कर्म है उनकी वजह से राज्य में अकाल पड़ रहा है। तो इसने कहा इसका क्या उपाय, किस उपाय से इसको बचाया जा सकता है?
तो किसी ने कहा कि आप अपने प्राण त्याग दो, बच जाएगा। ये खैर मिथ है, कन्फर्म नहीं है कि किसी ने कहा कि हाँ, हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो ये बातें कही गई हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो ये किसके जैन धर्म के अनुयायी, ये जैन धर्म को मानते हैं। तो जैन धर्म को मानते हैं, जो जैन धर्म की दीक्षा इसने किसने ली? दीक्षा जो इसे दी है वो किसने दी है और किससे ली इसने? तो दीक्षा इसको दी है भद्रबाहु, भद्रबाहु से, भद्रबाहु ने इसको दीक्षा दी है इसकी, किसके? जैन धर्म की। इसके बाद ये जब इसको ये पता चला कि मेरे यहाँ पे अकाल पड़ा, अकाल छोटा मोटा अकाल नहीं था, 12 वर्ष का अकाल था। आप लोग समझते हैं जब 1 वर्ष का अकाल पड़ता है पूरी दुनिया त्रस्त व्यस्त हो जाती है, यहाँ पे तो 12 वर्ष का अकाल था, तो क्या स्थिति रही होगी उस समय? ये 12 वर्ष का अकाल था। और फिर उसने क्या किया, फिर उसने कहा चलो अब मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना होगा, तो जो उपाय बताया गया उसके, तो उसने वो उपाय किया। तो उपाय क्या कहा था? इसके बाद वह अपने सारा राष्ट्र, सारा साम्राज्य अपने पुत्र बिंबिसार के हाथ में सौंप कर चला गया। अपने पुत्र बिंबिसार के हाथों में सौंप कर कहाँ गया? श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला में चला गया। कहाँ पे? ये कर्नाटका में। श्रवणबेलगोला कहाँ पे? कर्नाटका में जाके इसने क्या किया, यहाँ पे चंद्रगिरी की पहाड़ी है, अभी भी आप जाओगे तो वहाँ पे चंद्रगिरी की पहाड़ी आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोग यूट्यूब वगैरह भी सर्च करोगे या कहीं गूगल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल चंद्रगिरी की पहाड़ी के बारे में मिल जाएगी। तो ये चंद्रगिरी की पहाड़ी आज भी स्थित है। तो इसने चंद्रगिरी पहाड़ी पे गया, तो वहाँ पे किसने कौन सी विधि? संलेखन व्रत विधि। संलेखन व्रत मतलब खाना वाना नहीं खाने के, खाना नहीं खाना, खाना नहीं खा के इसने अपनी मृत्यु हो गया, मतलब इसने संलेखन वृद्धि से अपने प्राण त्याग दिए। संलेखन वृद्धि मतलब खाना वाना ना खाना, सॉरी, संलेखन व्रत, संलेखन व्रत से इसने अपने प्राण त्याग दिए। और जब इसने प्राण त्याग दिए तो ये एक राजा खत्म हो चुका था। तो अब उसके आगे इसका बेटा आएगा जो कि शासक बनेगा 298 के बाद से। तो अब इसका शासक, अगला शासक कौन रहेगा? इसका बेटा रहेगा बिंबिसार। जिसका बेटा है बिंबिसार नहीं, सॉरी, बिंदुसार, बिंबिसार बोल गया, बिंदुसार। बिंदिसार जो इसका बेटा रहेगा वो अगला शासक रहेगा। तो अब हम जानेंगे बिंदुसार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जितनी ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन मिले और इन्फॉर्मेशन सारी मिले। कुछ नहीं ऐसा पता चले कि आधी इन्फॉर्मेशन दिए, जैसे मैंने इसके बारे में बताया नहीं कि बिंदुसार कौन था, तो वैसे तो नहीं पता चले। सारी डिटेल टॉपिक बाय टॉपिक सारी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी, जो पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सारे मतलब ये नहीं कि जो फालतू वो चीज़ें भी फालतू नहीं, जो पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इसमें, है ना। अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम करते हैं आगे वाले टॉपिक जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो रहेगा बिंदुसार। बिंदुसार के बाद फिर अशोक आएगा। अशोक का थोड़ा बड़ा चैप्टर, उसका शायद 2 भाग बन सकते हैं, पर बिंदुसार का एक ही में हम खत्म कर देंगे। उसके बाद आएगा अशोक। अशोक के बारे में जानेंगे कि वो कैसा शासक रहा, बड़ा ही महान शासक था। ये भी जो मौर्य था ये भी बहुत अच्छा शासक था। इसने देख रहे हो कि अपनी प्रजा के लिए इसने कितना कुछ किया है, अपने प्राण तक त्याग दिए इसने प्रजा के लिए, कि प्रजा को सुरक्षित तरीके से ये जो अकाल पड़ा है उसको खत्म किया जा सके। तो आप समझ रहे कितना अच्छा शासक रहा होगा उस समय। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके